हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत आईएएस। मेरा नाम शिवानी है और आप सभी का स्वागत है। आज हम 11th ऑफ जून के साइंस और टेक के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं द हिंदू में उसको डिस्कस करेंगे। आई नो कि मैं काफी समय बाद ही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा बिजी थी मैं, इस वजह से नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि हर संडे के संडे जो हमारा द हिंदू का जो सेक्शन आता है साइंस और टेक का, उसको हम डिस्कस कर सकें, जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहता है। और साथ ही साथ जो जीके के आर्टिकल्स हैं, मीन्स जैसे जनरल स्टडीज के जो आर्टिकल्स हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं आपकी प्रिपरेशन में, उनको भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं। अच्छा, आज के आर्टिकल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे मुझे अधिकतर जो बच्चे पूछते हैं कि मैम टॉपिक्स कैसे कवर करें, साइंस और टेक के टॉपिक्स कहाँ से हमें पता चलते हैं कि सिलेबस में है या नहीं है, ये कैसे प्रिपेयर करना है, तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे आर्टिकल की हेल्प से। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो और कौन से एस्पेक्ट हैं जो हम कवर अप कर सकते हैं साइंस और टेक वाले सेक्शन में। ठीक है, जैसे कि पहला आर्टिकल है 11th ऑफ जून का, ट्रायल्स फाइंड अ पोटेंशियल ड्रग टू टारगेट कैनाबिस एडिक्शन। कैनाबिस का मतलब होता है ड्रग एडिक्शन, ध्यान दीजिएगा। जो वर्ड है इसको मानिए ड्रग एडिक्शन, किसी भी तरह का ड्रग का एडिक्शन। कैनाबिस उसको बोलते हैं जो आपकी किसी ड्रग को ज्यादा लेने में डेवलप होता है, और एडिक्शन का मतलब लत होती है, राइट। तो जैसे मैरिजुआना हुआ या कोई भी ड्रग्स होते हैं जिनको जो लोग लेते हैं, उससे एडिक्शन जो पैदा होता है उसको टारगेट करते हुए एक ट्रायल किया गया और पोटेंशियल ड्रग का पता लगाया गया है जो इस एडिक्शन को कम कर सकता है। इस हेडिंग का मतलब ये है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसमें यूपीएससी के लेवल का क्या है, उसको मैं बताती हूँ। देखिए, पहले आर्टिकल को देखते हैं कि एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। आर्टिकल हिंदू में छपा है, तो जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी है समझना कि भाई ये क्या बात हो रही है। जिनका साइंस डोमेन है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ जो जो बायो के सब, जिनका बायो है डोमेन में, वो देख सकते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी के सब स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। बट जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनके डिफिकल्ट होगा। बट जो नॉर्मल साइंस और टेक होता है उनकी उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी का लेवल डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस न्यूज़पेपर से हेल्प ली जाती है। नाउ इफ यू आर विलिंग टू क्रैक यूपीएससी प्री इन वन गो, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप द हिंदू को बाइबल की तरह लेकर के चले। दो पेपर रिकमेंड करती हूँ मैं हमेशा। पहला है द हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। सो इसके लिए जरूरी है कि हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ते हुए चले। हाँ, हो सकता है थोड़ा आपको ये लगेगा कि थोड़ा ऑफ चला जाता है, कभी कभी बियॉन्ड चला जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन फिर भी अगर आप इसके टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे तो आपका बायो का जो लेवल पूछा जाता है जीएस जनरल स्टडीज में प्री में, वो भी कवर होगा और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो कैनबिस एडिक्शन हम समझ गए। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे एक बार और। तो आर्टिकल कहता है एनिमल स्टडीज एंड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हैव फाउंड अ पोटेंशियल न्यू ड्रग दैट कुड फैसिलिटेट द ट्रीटमेंट ऑफ कैनबिस एडिक्शन। द रिजल्ट वर पब्लिश रिसेंटली इन नेचर मेडिसिन। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सवाल ये भी पूछते हैं कि जो नेचर की जो मैगजीन है, नेचर करके जो मैगजीन है, उसके आर्टिकल्स को आप देखेंगे हिंदू में कई बार पूछा भी जाता है। कभी एक बार पूछा गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कौन छापता है नेचर को, कौन छापता है, कौन सी पब्लिकेशन हाउस है से छापता है, उसमें क्या आता है, ये पूछा गया है एक बार। उसके बाद आप देखेंगे जो उसका वेरिएंट है वो क्या है, नेचर का मेडिसिन वाली जो मैगजीन है उसमें छपा है। इस मैगजीन में यही सब आपके ड्रग से कनेक्टेड कोई वायरस है या कोई नया रिसर्च होता है उससे कनेक्टेड चीजें छपती हैं। ठीक है, तो उसमें छपा है द फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम एनिमल मॉडल्स एंड फेज 1 and 2A क्लिनिकल ट्रायल्स डेमोन्स्ट्रेट दैट अ न्यूली डेवलप्ड इनहिबिटर ऑफ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर CB1 रिड्यूसेस कैनबिस इफेक्ट। ठीक है, दवा के बारे में है। इस एडिक्शन को CUD भी कहा जाता है, विच इज कैनबिस यूज डिसऑर्डर। मतलब जिनको ये एडिक्शन है उससे जिन लोगों को है ये डिसऑर्डर है या उसकी लत है, उसको CUD भी कहते हैं। द CUD is characterized by persistent impairment such as failing to attend to work or personal obligations, continuing to use cannabis despite problems। मतलब किसी भी दवा को आप एक लेवल से किसी ड्रग को आप एक लेवल के ऊपर लेके जाओगे तो इस तरह का डिसऑर्डर पैदा होगा जहां पे आप अपने पर्सनल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकते और एक तरीके का आपको लत वाली जिंदगी जीने के लिए मोहताज होना पड़ता है। इससे कहने का मतलब है। ठीक है, अब आते हैं अपने यूपीएससी वाले टॉपिक पे कि एक्चुअली
ये टॉपिक कितना एनलार्ज या एक्सप्लोर हो सकता है। तो गूगल की अगर माने तो सम पीपल हु यूज मैरिजुआना विल डेवलप मैरिजुआना यूज डिसऑर्डर। ये एक तरीके का वही डिसऑर्डर है जिसे हम कह रहे हैं CUD, कैनाबिस। ठीक है, कैनाबिस का नाम क्या है? मैरिजुआना। सब मतलब जो ड्रग होती है जिसको लोग कुछ लोग वीड का यूज करते हैं, कोई मैरिजुआना, इस तरह का नशे वाली जो ड्रग है उसका यूज होता है। मीनिंग दैट दे आर अनेबल टू स्टॉप यूजिंग मैरिजुआना इवन दो इट्स अ कॉजिंग हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। मतलब इतने लत हो चुके हैं, लती हो चुके हैं कि उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ये तो एक स्टेप होगा गूगल के हिसाब से, जीके हो गई। नाउ जो ड्रग ट्रैफिकिंग के का एक सवाल बनता है इसके ऊपर कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक चीज होती है, वो हमको पता होना चाहिए। और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करते हैं जोग्राफिकल लेवल पे, तो उस केस में अगर आप देखें तो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पहले पूछा गया है, और ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। गोल्डन क्रीसेंट का मतलब है कि उन देशों में इस क्रीसेंट एक सिंबलाइजेशन है। अगर आप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, तो वहां पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? ईरान आती है, ईरान आता है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। और गोल्डन ट्रायंगल में वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और बर्मा का नाम आता है। यहाँ पे ओपियम की खेती होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है इन इलाकों में। और साथ ही साथ जो ओपियम की खेती है तो ऑफकोर्स उसके हिसाब से जुड़ी हुई चीजों को, ड्रग्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लीगली इलीगली जितना परमिटेड है किया जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बना। तो ये हो गया एक्सप्लोरेशन, हो गया हमारा यूपीएससी का कि इस पे सवाल पहले बने। हाँ जी बिल्कुल बने, हमको पता होना चाहिए। तो ये ड्रग से निकली हुई एक क्वेश्चन है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर किया है या कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब देखते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल गूगल क्या कहता है। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रायंगल है, जो मैंने आपको दिखाया, जहां पे बर्मा, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आता है, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रायंगल या फिर साउथ ईस्ट एशिया गोल्डन ट्रायंगल। और ये अलॉन्ग विद अफगानिस्तान इन द गोल्डन क्रीसेंट उसको कहते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है? इट हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सिंस द 1950। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग है ओपियम, और इसके साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स हेरोइन केम फ्रॉम द गोल्डन ट्रायंगल। हेरोइन भी यहाँ से ही आती है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि वहां पे केसेस क्या होते हैं, इसलिए टू बी दिस इज फॉर आवर नॉलेज कि एक्चुअली अगर इस तरीके के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं, लॉन्गर रन में कोई केस बनते हैं, या फिर जैसे कि हम जानते हैं जो आईपीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना इन टॉपिक्स को हेल्पफुल रहेगा। जिनका डोमेन एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायो या फिर कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आपका लॉ से कनेक्टेड है, उनके लिए भी नॉलेजफुल रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है ITM जनरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। वैसे भी कई रिसर्च ऐसे हुए हैं जहां पे कहा जाता है कि सी वाटर को अगर हम पीने वाले पानी में कन्वर्ट करें तो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ा हिस्सा समंदर का पानी जो है वो नमकीन है, खारा है। तो अगर उसको हम पीने वाले पानी में कन्वर्ट करें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसी की इजाजत से अगर आप देखें रिसर्च चल रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोशल जो हमारा GS1 का और GS3 वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, पहला वाला जो पॉइंट था वो आपका GS1 में, जो पहला वाला आर्टिकल था GS1 में साइंस और टेक वाले में इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हमारा GS13 में इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जनरल स्टडीज के प्री प्रीलिम्स में प्रीलिम्स से तरह के सवाल बनते हैं जहां पे आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई टेल यू हाउ। सो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर highly efficient and cost effective way to generate hydrogen by electrolyzing sea water using solar energy. So electrolyzing क्या चीज होती है पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में GHG में ग्रीन हाइड्रोजन गैसेस बनाने में भी इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज होता है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन बना सकें। और उसके अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का, बहुत इसमें कैपिटल लग रही है। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइजिंग का यूज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से पौधे इसको यूज करते हैं, क्या ये सब हमारा साइंस वाला पार्ट कवर होगा, तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद the electrolyzers uses alkaline seawater and a carbon-based support material developed by IIT Madras. Steam is used for the anode and the cathode to prevent corrosion. ध्यान दीजिए कि एनोड और कैथोड को यूज करते हुए, जो बैटरी का जो कैथोड और एनोड वाले फंक्शंस होते हैं उनको यूज करते हुए, इलेक्ट्रोलाइजर्स को यूज करते हुए अल्कलाइन सी वाटर को पीने वाले पानी में या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज किया गया। नाउ ट्रांजिशन मेटल
metal based catalyst developed by the team is used for coating the support material of the electrodes. अच्छा, अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? I'll tell you how. So hydrogen is produced at the rate of 1 liter per hour. और जब ये करा गया तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस की गई at a rate of 1 liter per hour, 1 लीटर पर आवर के हिसाब से when a large electrolyzers is used. ठीक है, अब देखिए इस पे लाइन है यहाँ पर the electrolyzers uses alkaline sea water and a carbon based support material developed used for the anode and cathode to prevent corrosion. So हम ये लाइन लिख सकते हैं कि alkaline sea water can be transformed into green hydrogen production. So answer is yes. अगर आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल डिटैच है न्यूज से, तो आप नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाती हूँ. क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर अ हाईली एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग सी वाटर. सो इसको पलट दें अगर हम, तो ये लिख दें कि यूजिंग सोलर एनर्जी एंड सी वाटर वी कैन जनरेट कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाईली एफिशिएंट कार्बन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी कैन बी जनरेट. सो आंसर इज यस. सो इस तरह के घुमा घुमा के लाइंस को आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आपको पॉइंटर्स क्लियर नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये सेपरेटली क्वेश्चन बन ही सकता है. देखिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है और क्या आप और एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में. बता दूं कि जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये चैनल यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है. हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं डीप में जाके. आई एम प्रीटी श्योर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, बट जो बच्चे स्टेट की तैयारी करते हैं, पीएससी की, यूपी पीएससी की या फिर एमपीएससी की, उनके लिए भी चैनल हेल्पफुल है. साइंस और बैंक के लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ नटशेल में हम क्रक्स डिस्कस करते हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का. ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाउ अडेप्टिंग टू लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड से लिखा है जी बाला सुब्रमण्यन साहब ने. ये साइंस के से जुड़े हुए अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं. ऑल्दो ये साउथ के सदर्न इंडिया पे ज्यादा लिखते हैं अधिकतर करके, पर इस बार का आर्टिकल उन्होंने लद्दाख इलाके में के लिए लिखा है, विच इज वेरी हेल्पफुल. आप उसको पढ़े जरूर. किसी भी आर्टिकल से क्रक्स निकालने के पहले उसके लिए उसकी रीडिंग जरूरी है. अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 3-4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से फटाफट रीडिंग करनी जरूरी है. तो ये कह रहे हैं कि अडेप्टिंग टू लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड्स में बोलते हैं द विलेज ऑफ कारजोक. अब देखिए एक सवाल क्वेश्चन बन गया, कारजोक. कारजोक कौन से इलाके में कौन सा गांव है? लद्दाख में गांव है. विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1300 इज द हाईएस्ट सेटलमेंट इन आवर कंट्री एट 4570. इतनी हाइट पे है. और द विलेजेस ऑफ कॉमिक एंड हैनले इन हिमाचल प्रदेश आर बोथ 45 मीटर MSL. ठीक है. नाउ ग्लोबली इट इज एस्टिमेटेड दैट 6.4% million people, nearly 0.1% of the world population live at elevators greater than 4000 MSL. अब ये लाइन अगर आपसे पूछ ली जाए कि ग्लोबली इट इज एस्टिमेटेड दैट 6.4 million people, nearly 0.1% of the world population live at elevations greater than 4000 MSL से ऊपर की हाइट के आसपास के लोग रहते हैं. कितने? 0.1% लोग इतने इलाकों में रहते हैं. सो क्या आप इस बात से अग्री करते हो? यस और नो? आंसर इज यस. दूसरी लाइन क्या है देखिए, लार्ज नंबर्स ऑफ दीज हैव लिव्ड ऑन द हाई ऑल्टीट्यूड प्लेन्स टू द एंडीज. मतलब साउथ अमेरिका में जो पर्वतमाला इसको कहते हैं एंडीज पर्वतमाला, वो भी. एंड द तिब्बत एशिया फॉर मोर देन 10,000 ईयर्स. और वो कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ दीज, और इसमें से ज्यादा लोग एंडीज पर्वतमाला पे रहते हैं और अधिकतर करके तिब्बत पे रहते हैं, जो हमारा हिमालय का पार्ट है. ठीक है, हिमालय के श्रृंखलाओं में जो रेंजेस हैं उसके आसपास के रेंजेस का पार्ट है. नाउ ये जो लाइन है ये अपने आप इंपॉर्टेंट, आपको पता, जीके भी है और आपसे एक सवाल भी है. ठीक है. नाउ अडेप्टेशन में कहते हैं पीपल लिविंग इन हाई ऑल्टीट्यूड्स हैव द सेम बेसल मेटाबॉलिक रेट एज पीपल लिविंग इन द लो ऑल्टीट्यूड्स. और ये लाइन ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन भी है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो लो ऑल्टीट्यूड वाले लोगों के मेटाबॉलिक रेट के बराबर होता है. क्योंकि कोई कहेगा ये जो पहाड़ों पे रहते हैं उनका खान पान अलग होता है, उनकी पाचन क्षमता अलग होती है, बॉडी का रिएक्शन अलग होता है. ऐसा नहीं है. ये स्टडी के हिसाब से कह रहे हैं सर कि ऐसा नहीं होता है.
Now, people living at lower altitudes have difficulty adjusting to the cold and to the reduced atmospheric pressure and therefore less oxygen at these altitudes. ध्यान दीजिएगा, जो लोग नीचे लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके लिए ठंड को झेलना, गर्मी को झेलना अलग अलग ऑल्टीट्यूड्स पे दिक्कत पैदा करता है, और जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में रहना आता है, और इसलिए उनका मेटाबॉलिज्म या जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ऑलमोस्ट जो लो ऑल्टीट्यूड वाले लोगों से बेटर या फिर उनके बराबर ही होता है, विच इज क्वाइट गुड टू नो। द इकोनॉमिक आउटलुक में कहते हैं कि बट फर्स्ट लुक एट इकोनॉमिक फैक्टर्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज द मेन रीजन व्हाई वेरी फ्यू पीपल सेटल डाउन इन द प्लेस सच एज हिमालयाज। और ये तो ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से कुछ लोग रहना चाहते हैं पहाड़ों पे, कुछ लोग रहना नहीं चाहते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी इकोनॉमिकल लेवल्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, उनको क्या चीज डिराइव करती है। कोई शहरों की तरफ भाग रहा है, कोई गांव से उतर के कहीं और काम करने चाहता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत आपकी आपकी जीके को आप एनहांस करेगा। और साथ ही साथ आप जब भी इस तरह के आर्टिकल पढ़े तो हमेशा ज्योग्राफी के लिए मैं बोलती हूँ आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो हमेशा पहले क्या करें, मैप को लेके बैठे। से आपको एंडीज बोला तो आप एंडीज देखिए फटाफट कहाँ पे साउथ अमेरिका में दिख रहा है। आपको तिब्बत बोला, पेरू बोला, जैसे पेरू का नाम यहाँ पे आ रहा है, 5100 MSL के ऊपर बता रहे हैं, तो वहां आप उसको तुरंत फटाफट से मैप में देखिए तो आपकी ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होकर के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल्स नहीं है, बॉक्सेस है राइट हैंड साइड पे कॉर्नर में, आप बॉक्सेस बन के आते हैं हिंदू पे, उस पे भी अच्छी न्यूज छपती है, साइंस के और नेचर के आर्टिकल्स छपते हैं, उसको आप गो थ्रू करना ना भूलें। कभी कभी सवाल ऐसे उठ जाते हैं। रिवर्सिंग एज रिलेटेड टोरिन लॉस इंप्रूव्स माउस लाइफ स्पैन। टोरिन डेफिशिएंसी एक जो चूहों में पाई जाती है एज रिलेटेड रिवर्स करने के लिए, उसके बारे में ये है कि टोरिन deficiency may be a driver for aging according to a new study which evaluated the amino acids effect on health and longevity across several animal models। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर के विश्व में जितने भी रिसर्च होते हैं और कहना चाहिए स्टडीज होती हैं वो इधर चूहों पे करी जाती हैं, चूहे हो गए, गिनी पिग्स हो गए, उन पे की जाती हैं। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि रिवर्सिंग एज का जो लेकर फैक्टर होते हैं उस लाइफ स्पैन को, उसको जब ऑब्जर्व किया गया एक चूहे या माउस के ऊपर, तो ये पता चला कि टोरिन डेफिशिएंसी से ऐसा मे बी एक ड्राइवर हो सकता है एजिंग को कंट्रोल या रिवर्स करने के लिए। तो अगर इस सवाल बने आपसे कि टोरिन डेफिशिएंसी किससे कनेक्टेड है, तो टोरिन डेफिशिएंसी एजिंग से कनेक्टेड एक डिसऑर्डर बनता है, जिसको स्टडी की गई और साइंस में छपा है, इसको आप पढ़ें। द लॉकडाउन ऑल्टर्ड मैमल मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। लॉकडाउन की वजह से जो मैमल्स हैं जिसमें हमारे एलिफेंट भी आते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो इफेक्ट हुआ। कोविड से बहुत चीजें इफेक्ट हुई, तो साइंस ने इसको छापा है कि रिड्यूस ट्रैफिक एंड ह्यूमन मोबिलिटी ड्यूरिंग द COVID-19 लॉकडाउन रैपिडली ऑल्टर्ड सम मैमल्स मूवमेंट बिहेवियर्स। द फाइंडिंग illustrate how human activities constrain animal movement and how they react when those activities ceases। So अगर आपसे कोई पूछे कि COVID-19 लॉकडाउन की वजह से क्या मैमल्स का मूवमेंट भी ड्राइव होता है, इफेक्ट होता है या हुआ है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप कह देंगे नहीं ऐसा नहीं है, पर ऐसा है। द क्लाइमेट अंडरलाइंस अफ्रीकन फॉरेस्ट सवाना बायोम्स स्टडी। तो बायोम्स क्या होते हैं अपने आप में एक सवाल है, कई बार पूछा गया है। बायोम्स कहते हैं, बायोमास क्या होता है और एनवायरमेंट क्या होता है। इस पूरा एक ट्राइंगल है, साइंस में जगह पढ़ेंगे पर्यावरण या इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। द फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड फाइटो क्लाइमेट मॉडलिंग शोइंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीकन फॉरेस्ट इन सवाना इकोसिस्टम्स आर हाईली प्रेडिक्टेबल बाय क्लाइमेट साइंस। साइंस ने छापा है सवाना की जो सवाना इकोसिस्टम है या अफ्रीकन फॉरेस्ट है, उसमें जो फाइटो क्लाइमेट मॉडलिंग जो है बहुत अच्छे से शोकेस करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी क्लियर है। सवाना स्पेसिफिकली टाइप है और उसके साथ अफ्रीकन फॉरेस्ट भी टाइप है अपने आप में। इन्वायरमेंट अगर आप एरिड जोन से सवाना होते हुए आप क्लाइमेट जो ठंडे इलाकों की तरफ बढ़ते हैं, जब आप बॉर्डर से आप कहना चाहिए कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके के से जब आप बॉर्डर के पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उस इलाके में ये आता है जहां पे आपको स्टडी करने को मिलती है, काफी स्टडीज की जाती हैं स्पेसिफिकली, तो वही का नाम लिया जा रहा है कि अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड सवाना इकोसिस्टम्स आर हाईली प्रेडिक्टेबल बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट के जो चेंजेस है यहाँ देखे जा सकते हैं, इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज on the distribution of African forests and savanna may be more easily forecasted than previously recognized। ठीक है, spatial variation in climate is the dominant influence on ecosystem, challenging the view that climate alone cannot predict alternative ecosystem state across the earth। ठीक है, good to know। now अगर जैसे सवाना का नाम आया, बायोमास का नाम, बायोम्स का नाम आया, तो हमेशा आप एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट का जो
डिवाइड है ज्योग्राफी के हिसाब से, जो क्लाइमेट कहाँ क्या होता है, वेदर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट का डिवाइड है, वो सब आप पढ़ना मत भूलें। हमेशा ग्लोब, आप जब भी ग्लोब लेके बैठे हैं या मैप लेके बैठते हैं, तो कौन सा हमारा इलाका इक्वेटर के पास है, इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो वो कैसे बदलता है, और कैसे सवाना और अफ्रीकन फॉरेस्ट, एशियन फॉरेस्ट जो हमारे पास, जो अभी मानसून का टाइम चल रहा है, तो मानसून के से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज है क्लाइमेट को लेते हुए, उसको भी आप रिवाइज करते रहे, सो दैट कि आपका प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए, और जो बचा कुछ है मेंस में कवर हो सकता है। आई होप ये आज का डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, साइंस और टेक का डिस्कशन। कल फिर आएगा, कल संडे है, आज सैटरडे है। ये लास्ट सैटरडे संडे की न्यूज में आपसे डिस्कस कर रही थी। आई एम लेट, आई नो दैट, बट दिस वीक से, कमिंग वीक से हम फिर से संडे के संडे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। आपके कोई सजेशंस और क्वेश्चंस हो प्लीज लिखिए मुझे। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड एंड डिस्कस विद यू ऑल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए।